साहित्य सागर। पेश करते हैं एक विशेष प्रस्तुति, रेडियो वाणी। हिंदी, जो कि हमारे भावों को, मौलिक ज्ञान को, संघर्षों को, एक संपन्न अतीत के एहसासों को संजोता एक संस्थान है, आज एक दुर्बल मन और हीन भावना के साथ बोले जाने वाली भाषा बनने के पथ पर अग्रसर है। सुप्रभात, मैं सुजल पांडे आज हिंदी दिवस के इस पुनीत एवं आनंदमय अवसर पर अपने सभी अध्यापक गणों से आग्रह करते हुए कि वे हिंदी भाषा या साहित्य नहीं अपितु हिंदी भाव के सुखद एहसास का अनुभव करने हेतु सज्ज हो जाएं, ये प्रार्थना करता हूं कि वे मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज मैं आपको हिंदी भाषा के साहित्य की संपन्नता व उसके व्याकरण से नहीं अपितु हिंदी भाव की वास्तविक अनुभूति से अवगत कराने का मंतव्य रखता हूं। आज कोरोना महामारी के समय में सभी की सामान्य दिनचर्या पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गई है। सभी अपने विषय और क्षेत्र से बाहर निकलकर काफ़ी कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मुझे लगता है इस लॉकडाउन में विरले ही कोई होगा जिसने एक बार भी भोजन पकाने तक का प्रयास नहीं किया होगा। इसी महामारी को कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। कई इसमें हतोत्साहित भी हुए होंगे और कईयों ने इसे अवसर भी समझा होगा। परंतु इन सबके बीच हम माध्यमिक शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे बच्चों के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। हम अपने शिक्षकों, स्कूल प्रशासन की निगरानी से दूर अपने घरों में ही अपने संस्थानों के साथ संपर्क स्थापित कर अपनी शिक्षा की निरंतरता बनाए हुए हैं। आज हिंदी दिवस के माध्यम से हमें यह अवसर मिला कि एक बार फिर से साक्षात्कार ना सही परंतु अपने इस छोटे से प्रयास से अपने शिक्षकों, अपने गुरुओं से जुड़ सकें। तो बिना अधिक समय व्यर्थ किए अपने समारोह को आगे बढ़ाते हैं रेडियो वाणी कार्यक्रम के साथ, जो आपके लिए प्रस्तुत है अवध आकाशवाणी केंद्र से। हम अवध आकाशवाणी केंद्र से बोल रहे हैं 103.8 मेगाहर्ट्ज FM बैंड पर। प्रस्तुत है हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर हमारा विशेष कार्यक्रम रेडियो वाणी। मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा, स्टेशन कोई नया ट्यून कर ले जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आभास सिंह। हमसे जुड़ने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन और मैं सभी का स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम जिसका नाम है रेडियो वाणी। तो मित्रों, आज 14 सितंबर है और इसे हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को पता ही होगा कि हम हर साल इसे हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन सन 1949 में हमारी संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। आज करीब 71 साल बाद हिंदी भारत के कण कण में समा चुकी है। आज हिंदी करीब 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की आधिकारिक भाषा है। तो चलिए, इसी हिंदी दिवस के पावन अवसर पर हम आपके समक्ष एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, एक सजीव कार्यक्रम जो हमारे साहित्य सागर की मंडली ने तैयार किया है। हमारे कार्यक्रम का पहला भाग एक नाट्य प्रस्तुति है जिसे नमक नामक कहानी, जिसको रज़िया सज्जाद ज़हीर द्वारा लिखा गया है, इस पर यह आधारित है। इसको प्रस्तुत कर रही हैं अनन्या सरकार। इसमें अपनी भूमिका निभाई है महिमा पांडे, सुजल पांडे, अर्चिता सिंह और चित्रेश गौतम ने। इसमें इनका विशेष मार्गदर्शन किया है इनकी शिक्षिका डॉक्टर रागनी सिंह ने। तो चलिए इस नाटक को सुनते हैं।
रज़िया सज्जाद शहीद द्वारा रचित नमक भारत पाक विभाजन के बाद सरहदों के दोनों तरफ स्थापित पुनर्वासित जनों के हृदय को टटोलती एक आत्मस्पर्शी कथा है। मानवता, मनुष्य होने का एहसास है। इसकी कोई सरहदें नहीं हो सकती। जहाँ जहाँ मानवीय अस्तित्व का सूर्योदय होता है, वहाँ वहाँ मानवता की किरणों की तपिश महसूस की जा सकती है। आज हम मनुष्य अवश्य ही भौगोलिक, वैचारिक, भाषिक, राजनीतिक या आदि आधारों पर पृथक हो चुके हैं, परंतु आज भी हमारे संपूर्ण अस्तित्व का आधार तो मानवता ही एक संयुक्त, मौलिक एवं सार्वभौमिक मानव समाज की द्योतक है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश परदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए। विस्थापित होकर आई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है और सौगात के तौर पर वहाँ का नमक लाए जाने की फरमाइश करती है। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए दिल्ली को अपना वतन बताते हैं। इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दासगुप्त का कहना है कि उनका वतन ढाका है। राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगहें मुकर्रर कर चुके हैं। इसके बावजूद ज़मीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई हैं। राजनीतिक यथार्थ के स्तर पर उनके वतन की पहचान बदल चुकी है, किंतु यह उनका हार्दिक यथार्थ नहीं बन पाया है। एक अनचाही अप्रीतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया है, पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई है। नमक जैसी छोटी सी चीज़ का सफ़र पहचान के इस हार्दिक पहलू को परत दर परत उखाड़ देता है। यह हार्दिक पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है, तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन बहुत ही सारगर्भित है। उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। इसे सुनते हुए एक सवाल हमारे मन में जरूर उठ सकता है। क्या धर्म, मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों की वह पीढ़ी, जिनके दिलों में अपनी जन्मस्थली के प्रति गहरा लगाव है, कि ख़त्म हो जाने पर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी? क्या नई पीढ़ी के आने पर भी यह उम्मीद बनी रहेगी? तो आइए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। उन सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी। किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आँखें, जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीक मरमर का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। तो उन्होंने भी इसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई सालों से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर। कीर्तन होता रहा और वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रहीं। सफिया ने एक दो बार बीच में पूछा भी, माताजी, आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है, सादा लाहौर। और फिर क्या, पलकों से कुछ सितारे टूटकर दुधिया आंचल में समा गए। बात आगे चल पड़ती, मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह आ जाती।
साडा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। जब भी प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, तब सफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मांगना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी। कुछ हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक ले आना। 15 दिन यूँ गुजरे कि पता ही न चला। जिमखाना की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियाँ, उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई बहन के लिए क्या कुछ न करते। दोस्तों अजीज़ों की यह हालत कि कोई कुछ लिए आ रहा है और कोई कुछ, कहाँ रखें, कैसे पैक करें और क्यों कर ले जाएं, एक समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज़ की पुड़िया की, जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। सफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से उससे पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? नमक? नहीं, नमक नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप करेंगी क्या? आप लोग के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है। मैं हिस्से बरसने की बात नहीं कर रही। आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया। माँ का क्यों जिक्र था? वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसे निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो निकल आने का क्या मतलब है? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के, जता के ले जाऊंगी। भाई ये तो आप बहुत ही गलत करेंगी। कानून? अरे फिर वही कानून कानून कहे जा रहे हैं। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरावत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते। उनको तो बस अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ वो ड्यूटी ना करे? एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का। शौक से देख लें, कोई सोना चांदी नहीं, स्मगलर कोई चीज़ नहीं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं। अब आपसे कौन बहस करे? आप ठहरी अदीब, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो ज़रूर ही घूमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप ले नहीं जा पाएंगी और बदनामी मुफ्त में होगी हम सबकी। अरे आखिर आप कस्टम वालों को जानती ही कितना है? हम कस्टम वालों को जाने या ना जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा ज़रूर जानते हैं। और रही बात दिमाग की, तो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घूमा हुआ होता तो ये दुनिया कुछ बेहतर ही जगह हो जाती भैया। मारे गुस्से के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज़ 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम हो चुका था, इसीलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीज़ें धीरे धीरे समेटकर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। सिर्फ 2 ही चीज़ें रह गईं। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया था। माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक, और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो गई थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? अच्छा अगर इसे हाथ में ले लें और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें,
लेकिन अगर कस्टम वालों ने ना जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? हम अपने आप को सैद कहते हैं, फिर वायदे करके झुठलाने के क्या मायने? जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इन कीनों की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने कीनों के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? और अगर देख लिया? नहीं जी, फलों की टोकरियां तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी जा रही थी। उधर से केले, इधर से कीनू, सभी ले जा रहे थे, ले आ रहे थे। यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। उसने कीनू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झाँककर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपनी किसी प्यारे की कब्र को गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर अकड़ू बैठी रही, वह पुड़िया को ताकती और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान चीरकर हीरा छिपा लेता और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। इस ज़माने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वह अपना दिल चीरकर उसमें यह नमक छिपा लेती। और फिर उसने एक आह भरी। फिर वह कीनों को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर, आसपास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेटकर दोहर ओढ़ ली। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे। मार्च की सुहावनी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहका रहा था। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने और रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थीं जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहाँ हम लोग नहीं आ सकते? उन सब के और सफिया के बीच में एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। कल वह लाहौर से चली जाएगी। हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी और यह भी हो सकता कि अब कभी आ ही ना सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दुधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए बहुत दिन हो गए। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस भी गए, पर हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबता हुआ सूरज और उसकी नारंगी किरण, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मौलसिरी की खुशबू और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 इंसान, सिर झुकाए चुपचाप उदास, जैसे 2 बेजान परछाइयाँ। क्या तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल या शायद कभी। अचानक उसकी आंखें खुल गई। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी धूप से एक पत्ती तोड़ी थी, जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद ने करवट लेते हुए
उसका हाथ कीनों से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। रसीले ठंडे कीनों जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। सफ़िया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए कीनों की टोकरी पर निगाहें जमाए बैठी हुई थी। यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में कीनों के नीचे नमक की पुड़िया है। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिझरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। नमक कस्टम वालों को दिखाएगी। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली, जिसमें उसका पैसा और पासपोर्ट आदि था। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज़्यादातर मेज़ें खाली हो चुकी थी। एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने तो थे, मगर उन पर कुछ जच नहीं रही थी। सफ़िया कुछ हिचकिचा कर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। फरमाइए। उनके लहजे ने सफ़िया की हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारे तरफ की मालूम होती हैं। अपने अजीज़ों से मिलने आई होंगी। जी हाँ, मैं लखनऊ अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर आ गए। आपको भी तो शायद इधर आए। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। सफ़िया ने हैंडबैग मेज़ पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उनके सामने रख दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफ़िया की बात ख़त्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद सफ़िया के बैग में रख दिया। बैग सफ़िया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस कदर गुजर जाती है कि कानून बस हैरान रह जाता है। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को या नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अब भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। सफ़िया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई और वे वहीं खड़े रहे। प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी नज़रों, बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और भिजे हुए होठों के बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तान पुलिस उतरी, हिंदुस्तान पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में ही नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हुआ। एक ज़मीन थी, एक ज़बान थी, एक सी सूरतें और लिबास, एक सा लबो लहजा और अंदाज थे। गालियाँ भी एक सी ही थी, जिनसे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के ही हाथों में थी। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। सफ़िया का सारा सामान देखा जा चुका था और वह उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी, जो बातचीत और सूरत में बंगाली लगते थे। देखिए, मेरे पास नमक है थोड़ा सा। सफ़िया ने हैंडबैग मेज़ पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उनके सामने रख दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया।
जब सफ़िया की बात ख़त्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद सफ़िया के बैग में रख दिया। बैग सफ़िया को देते हुए बोले, इधर आई ज़रा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, सुनो इधर, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफॉर्म के सिरे पर एक कमरा था। वे उसके अंदर घुसे। सफ़िया दाखिल होते हिचकिचाई। वे मुस्कुरा कर बोली, आइए, ये खड़ी क्यों है? जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। सफ़िया ने पुड़िया और बैग को मेज़ पर रख दिया। बाहर की तरफ झांककर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफ़िया के पैर तले ज़मीन खिसकने लगी। अब क्या होगा? ओ छोटू, चाय लाना जरा, और हाँ, अच्छी वाली, ठीक? फिर उन्होंने मेज़ की दराज खींची और उसमें दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफ़िया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया। बाईं ओर नज़रुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेज़ी में कुछ धुंधले शब्द थे। शमसुल इस्लाम की ओर से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। तो क्या आप ईद पर कॉल किए? जी हाँ, मेरा वतन ढाका है। तो आप यहाँ कब आए? यही जब डिवीज़न हुआ तभी आए यहाँ, मगर हमारा वतन ढाका ही है। महज मैं कोई यही 12-13 साल का था उस वक्त। हाँ, यही 12-13 साल का था उस वक्त। पर नज़रुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। आपको मैं बताऊं, सुनिए। जिस दिन हम रात यहाँ पर आए थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे ये किताब दी थी। पता है आपको, उस दिन मेरी सालगिरह भी थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। वतन? अभी कहा नहीं मैंने आपसे कि मेरा वतन ढाका है? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली सफ़िया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो डाब हमारे कोलकाता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ होता है, पर हमारे यहाँ के डाब की क्या बात। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफ़िया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। सफ़िया उनके पीछे पीछे चलना शुरू की। जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफ़िया सोचती ही जा रही थी, किसका वतन कहाँ है? वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ? मित्रों, ये भौगोलिक सीमाएं, ये सरहदें हमारी भौतिक निकटता पर तो प्रभाव डाल सकती हैं, परंतु जो लोग एक मिट्टी से जुड़े हों, जिनके दिल एक हों, उनकी आत्मिक निकटता पर यह कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। आज हमारे बदन पर चढ़े राष्ट्रीयता के लिबास अवश्य ही भिन्न भिन्न है, परंतु इन लिबासों के भीतर श्वास लेता हर जीव हृदय से तो एक ही है, एक मनुष्य ही है। अंतिम में कथा के पूर्ण उद्देश्य को चरितार्थ करने के प्रयास में कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बांट तो सकते तुम हमें सरहदों के आधार पर, परंतु क्या बांट पाओगे हमारे हृदय को तलवारों की धार पर? वाह भाई वाह, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी हमारी मंडली ने। बड़ी मार्मिक कहानी है यह, और इसको सुनने के बाद कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, गौर फरमाइएगा। तो पंक्तियां हैं, नमन है तुमको वंदन है, हे मातृभूमि अभिनंदन है।
नमन है तुमको वंदन है, हे मातृभूमि अभिनंदन है। शीतल है अटल हिमालय सी, मह 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 के वह चंदन है। शीतल है अटल हिमालय सी, मह 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 के वह चंदन है सुगदा सुगद लगे मुझको, है सुगदा सुगद लगे मुझको, सुखमय ऋतु का परिवर्तन है। कुछ यही प्रेम होता है एक व्यक्ति का उसके मातृभूमि से, और उसका बहुत ही अच्छी प्रस्तुति हमारे मित्रों ने दी। आशा करता हूँ आप सभी को यह पसंद आया होगा। आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहूँगा, और ख़ासकर हिंदी के बारे में, कि एक नारा था, और वह नारा है स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार है, जिसे मैं प्राप्त करके रहूँगा। यह नारा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, और इस नारे को नेता बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और बाल गंगाधर तिलक का इतिहास में विशिष्ट स्थान है। भाषा के बारे में तिलक का विचार था कि हिंदी ही एकमात्र भाषा है जो राष्ट्रभाषा हो सकती है। अब ऐसा क्यों? हिंदी का समर्थन करते हुए उन्होंने बोला, उनकी एक पत्रिका थी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, उन्होंने उसमें लिखा था कि यह आंदोलन उत्तर भारत में केवल एक सर्वमान्य लिपि के प्रचार के नहीं, या तो उस आंदोलन का एक अंग है जिसे मैं राष्ट्रीय आंदोलन कहूँगा, और जिसका उद्देश्य समस्त भारतवर्ष के लिए एक राष्ट्रीय भाषा की स्थापना करना है, क्योंकि सबके लिए समान भाषा राष्ट्रीयता का महत्वपूर्ण अंग है। अतएव यदि आप किसी राष्ट्र के लोगों को एक दूसरे के निकट लाना चाहें तो सबके लिए समान भाषा के बढ़कर सशक्त अन्य कोई बात नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छे शब्द उन्होंने लिखे। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, भारत की जैसी भी भाषाएं हों, अंग्रेज़ी ही भाषा क्यों ना हो, या किसी पर थोपी नहीं जा सकती, किसी पे आप या बल देकर नहीं कह सकते कि इसको पढ़ो। परंतु एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, एक विशेष भाषा का स्थान कोई दूसरी भाषा ले भी नहीं सकती, और यही वह विशेष भाषा है हिंदी भाषा। तो चलिए मेरे विचारों से आपको अलग लेकर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव में। और इस बार ये जो हमारा पड़ाव है, इसमें हम आपको कविताएं सुनाएंगे। जी हाँ, हम आपको कविताएं सुनाएंगे, और कुछ ऐसी कविताएं सुनाएंगे जिन्हें एक बार आप सुन लें तो आपका मन भावमय हो जाएगा। विविध प्रकार की शैलियों वाली इन कविताओं की हमें फरमाइशें भी आई हैं। जी हाँ, तो चलिए इन फरमाइशों को देखते हैं और सुनते हैं कई प्रकार की कविताएं।